नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम शर्मा। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। जैसा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की आजकल बातें ज़रा ज़्यादा होती है कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा है वैसा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र बहुत कुछ अथॉरिटेरियन रेजिम्स बढ़ रही है, फार राइट विंग जो पार्टीज़ है वो पूरे विश्व में बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ में पावर में आ रही है। आपके पास में एक ब्राज़ील का एग्जांपल है, जायर बोल्सोनारो करके, ये फार राइट विंग पार्टी से आता है। ट्रम्प इज़ फार राइट विंग। टर्की में एक एग्जांपल है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन है। आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन ने अपना टेन्योर एक्सटेंड कर लिया है, वो 2036 तक 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकता है। उसको वहाँ से उसने ऐसे अमेंडमेंट्स किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है, उसका नाम है वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी की तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी मीन्स द रूलर्स ऑफ द कंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी आर इलेक्टेड बाय द पीपल, आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी और बाय दैट, और उस पर्टिकुलर नेशन के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और वो रूलर्स जो इलेक्ट हो जाते हैं वो रूलर्स उस कंट्री को चलाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सिस्टम चलाते हैं, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन और ऐसे बहुत से कंट्रीज है जो अपने ऐसा दिखाते हैं या ऐसा शो करते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हमारे जो रूलर्स बैठे हैं ऊपर, जो सिस्टम चला रहे, गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो इलेक्टेड है बाय द पीपल, ठीक है। ऐसा कई कंट्रीज में देखा जाता है। लेकिन जब थोड़ा हम उस पर्टिकुलर कंट्री के तरफ थोड़ा ध्यान से हम यदि ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा देखने में आया है कि वो डेमोक्रेटिक अपने आप को कहते हैं लेकिन डेमोक्रेटिक है नहीं। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपको समझ में आएगा वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नाम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉर्थ कोरिया का नाम लिखा है DPRK, उसका फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऐसा नाम है उसका। लेकिन हमको सबको पता है नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही आदमी की चलती है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये वर्ड लगाने से नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। उसने अपने आप को डेमोक्रेटिक कहा लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो इससे ये प्रश्न उठता है कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 190 to 200 कंट्रीज़ हैं और बहुत सी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ करके क्लेम करती हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री और बाय द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी। तो सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो ये है, पहला क्वेश्चन उठता है कि रूलर्स कौन, ठीक है, रूलर्स जो इलेक्ट हुए वो कौन होंगे, ठीक है। फिर दूसरा एक वर्ड आता है पीपल इलेक्ट करेंगे, पीपल इलेक्ट करेंगे, लेकिन सभी पीपल, सभी सिटीजन जो वहाँ रहते हैं वो सब इलेक्ट करेंगे या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कम्युनिटी है या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है, प्रिविलेज्ड पीपल से सिर्फ वही लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा है इलेक्शन, एक वर्ड आता है। तो वो इलेक्शन जो प्रोसेस हो रही है वो क्या वो प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो रही है, ये कुछ 3-4 क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री से जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है। आपका रूलर जो इलेक्ट होकर बैठा है क्या वो सही में डेमोक्रेटिक तरीके से बैठा है। सेकेंड एग्जाम्पल, कि जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं, जो इलेक्शन में वोटिंग दे रहे हैं, क्या वो सभी लोग उस पर्टिकुलर कंट्री के सभी लोग, सभी पीपल, सभी सिटीजन उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो तरीका है इलेक्ट करने का, जो इलेक्शन का तरीका है, क्या वो फ्री एंड फेयर है, क्या सभी लोगों को अपना वोट कास्ट करने का अधिकार मिल रहा है, ठीक है। और जो सभी को, यदि वो सही में डेमोक्रेटिक है तो
कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में वोट दे सकता है, ठीक है। कोई यदि वो कंट्री सही में डेमोक्रेटिक है तो एनीवन कैन रूल दैट कंट्री डेमोक्रेटिकली। इलेक्ट होने के बाद एनीवन कैन कास्ट देयर वोट, एनीवन कैन टेक द वोट। वोट लेना और देना ये फ्री होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में, इसी को कहा जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस के यदि आपको जवाब मिल जाए तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री को डेमोक्रेटिक है या नहीं है इसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फुल्ली डेमोक्रेटिक है, फ्लॉड डेमोक्रेटिक है या अथॉरिटेरियन रिजीम है, ठीक है। और अब देखते हैं हमारा कंट्री का सेटअप आपको पता है। हमारा कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन की है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी है वो लोगों के लिए काम करेगी, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ऊपर बैठी है वो इलेक्टेड है। इनमें में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में स्लाइट सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा कंट्री हमको पता है कि हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है कि वहाँ रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं क्या। दूसरा, वहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होने के साथ साथ सभी को मौका मिल रहा है क्या पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। फ्री एंड फेयर रेगुलर टाइम पे हो रहे हैं, हर 5 साल में हमारे इलेक्शंस होते हैं। पॉइंट 1 क्लियर। दूसरा पॉइंट, क्या कोई भी व्यक्ति अपने खुद के लिए वोट मांग सकता है क्या? बिल्कुल मांग सकता है। हमारे कंट्री में कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के टाइम पे अपनी पार्टी बना करके या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तीसरा, क्या हर एक इंडियन सिटीजन को, यहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को, एवरी पीपल, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या उनको वोटिंग राइट है? बिल्कुल है। इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सिंस 1950 शुरुआत से, पहले दिन से, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी रीजन से आया हुआ व्यक्ति हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उसको वोट देने का राइट है, राइट टू वोट उसको है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसका मतलब हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। हमारी कंट्री है जो है ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है। हमारे रूलर्स भी इलेक्टेड है, कोई भी व्यक्ति वहाँ ऊपर जाकर रूल कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी, जैसा कि अभी कहा जाता है कि कोई चाय वाला भी पीएम बन सकता है, तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अब पता कैसे चले कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक होने का ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है, ठीक है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे प्यारे पड़ोसी हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करके देते हैं। लेफ्ट में एक पड़ोसी है और राइट में एक पड़ोसी, ठीक है। वेस्ट में एक पड़ोसी है, ईस्ट में एक पड़ोसी है, जो हमारे को डेमोक्रेटिक रेफरेंस बताते कि हाँ, कि हमने डेमोक्रेसी में गड़बड़ की है, ठीक है। वेस्ट में जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वहाँ का एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। पाकिस्तान में 1998 के टाइम पे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। दैट्स फाइन। वहाँ पर भी प्रेसिडेंट वाला सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसा हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो नवाज शरीफ वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ was the president of Pakistan in 1998, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री जनरल था, लेकिन फिर भी वो, जैसा हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्टली वो भी प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। तब उसने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आए हुए नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रेसिडेंट के पावर्स यूज़ करके जनरल नवाज शरीफ को अपने पद से, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटा दिया, ठीक है। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है मिलिट्री कू, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट था, उसके हाथ में पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी थी, ठीक है। तो उसने कू किया, कू, COUP, कू, P साइलेंट है, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है, कू पूरा वर्ड है कू डेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। तख्ता पलट कर देना है, यानी जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर पोस्ट पे, ऊपर के पोस्ट पे गवर्नमेंट के हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उस व्यक्ति को वहाँ से हटा देना और अपने किसी व्यक्ति को या खुद ही उस पोस्ट को हाथ में लेना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कू, ठीक है।
जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री की हेल्प से ये कू किया था, इसलिए इसको कहा जाता है मिलिट्री कू। जनरल परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए नवाज शरीफ को अपने पोस्ट से हटा दिया और वो पूरी पावर्स अपने हाथ में ले ली। ठीक है, अब तक हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ, ठीक है, 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो कू किया, मिलिट्री कू, COUP, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कूप नहीं होता है, कू होता है, COUP, कू। ठीक है, जो कोयल कू करती है ना, वो वाला कू, उसको प्रोनाउंस करेंगे, लिखेंगे COUP, कूप। ठीक है, बोलेंगे कू। ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई एक सरकार को, डेमोक्रेटिक तरीके से एक इलेक्टेड सरकार को, एक गवर्नमेंट को जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया मिलिट्री कू के रास्ते से और खुद अपने हाथ में पूरी पावर्स ले ली। पावर्स लेने के बाद उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, अमेंडमेंट्स किए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को चेंज करना, इसको कहा जाता है अमेंडमेंट। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है अमेंडमेंट। कोई भी नया लॉ डालना है या उसके अंदर से कोई पुराना लॉ निकालना है या फिर कुछ प्रेजेंट लॉ के अंदर कुछ लाइनों को चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अमेंडमेंट्स। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कू करके नवाज शरीफ को हटाया और वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करके सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया चीफ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पोस्ट हटा दी और अपने आप को ही पाकिस्तान का सर्वा पावरफुल व्यक्ति घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, अथॉरिटेरियन रिजीम है, हाइब्रिड रिजीम है। ठीक है, इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ रूलर था, लोगों ने इलेक्ट किया, लेकिन उसी प्रोसेस का घुमा फिरा कर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरी पावर्स अपने हाथ में ले ली। इसका मतलब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, ये हो गया वेस्ट का केस। ठीक है, ये जो ट्विन क्वेश्चंस पूछे थे हमने, रूलर कौन है, इलेक्ट कौन कर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो रूलर गया, पहला जो क्वेश्चन है कि रूलर जो है वो इलेक्टेड है क्या? इलेक्टेड था नवाज शरीफ, लेकिन मुशर्रफ ने अपने हाथ में ले लिया, तो रूलर वाला जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिल गया। ठीक है, रूलर जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, इसका मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्टेड नहीं था, इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक और पड़ोसी है, बहुत खतरनाक पड़ोसी है, चाइना। ठीक है, चाइना में अब क्वेश्चन, चाइना क्या है? चाइना भी अपने आप को रिपब्लिक बोलता है। चाइना हमारा जो पड़ोसी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो नाम है उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, अपने आप को बोलता है रिपब्लिक। इसका मतलब जो गवर्नमेंट बनी है वो लोगों के लिए बनी है। डेमोक्रेटिक वर्ड ये यूज़ नहीं करते वो, डेमोक्रेसी इस शब्द से घबराते हैं, इलेक्शन ये शब्द से वो लोग घबराते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप को बोलते हैं वो रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो क्या चाइना लोगों के लिए काम कर रहा है? तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? चाइना में वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, चाइना का जो सिस्टम है वो है वन पार्टी सिस्टम। वहाँ पर केवल एक पार्टी पूरे चाइना के अंदर होती है, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा चाइना में कोई भी पार्टी नहीं है और कोई नई पार्टी बनाने का अलाउड नहीं है। तो जो भी छोटे मोटे इलेक्शंस होते हैं उनके टॉप लेवल पे, ठीक है, पोलिट ब्यूरो बोलते हैं उसको। ठीक है, कुछ 2000 मेंबर्स की उनकी पार्लियामेंट होती है, उसी के अंदर वो लोग इलेक्शन आपस में करते हैं और अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को और बाकी जो पोस्ट्स हैं उसके लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 2000 मेंबर्स बने हैं, क्या ये लोगों से इलेक्ट होके आए हैं? नहीं, ये केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थे। आप यदि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य हैं तो ही आप इस इलेक्शन में उस पर्टिकुलर पोलिट ब्यूरो के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, आपको अलाउ नहीं है चाइना के इस प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करने का। ठीक है, और जो वहाँ पे रूलर इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, वो भी इन 2000 मेंबर्स में से ही इलेक्ट होकर आता है। ठीक है, उसके अलावा ये 2000 के पैनल के अलावा, 2000 मेंबर्स के अलावा, ठीक है, इस पोलिट ब्यूरो के अलावा वहाँ पर प्रेसिडेंट आप बाहर से उठाकर नहीं डाल सकते। इसका मतलब चाइना भी डेमोक्रेटिक नहीं।